हेलो दोस्तों ये वीडियो है 10th और 12th के बाद में 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में। 10 ऐसी गवर्नमेंट जॉब जो आप 12th करने के बाद में डायरेक्ट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। कंप्लीट गाइडेंस आपको इसमें होगा कि किस तरीके से वो आपको जॉब मिलेगी, आपको कौन कौन सा उस जॉब में मतलब बेसिक पे क्या है, उसका लेवल क्या है, उसकी जॉब लोकेशन क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये जो मैंने 10 जॉब लिखी हैं, इनमें क्या है, सिर्फ 10 चैप्टर लिए हैं। अगर आप जॉब को इसमें काउंट करेंगे तो करीब करीब 25 से 26 आपके लिए इसमें जो है गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बिना देर के हम स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 पर है एसएससी कई सारी वैकेंसी निकालता है, जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सिलेक्शन फेज, स्टेनोग्राफर और जीडी। ये सारी वैकेंसीज 12th लेवल तक होती हैं। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में हम देखते हैं। जैसे एसएससी एमटीएस जो है इसके लिए 10th पास आउट चाहिए, सीएचएसएल के लिए 12th क्लास, और जो सिलेक्शन फेज की वैकेंसी होती हैं उनमें 10th और 12th दोनों तरीके की वैकेंसी निकलती हैं। और स्टेनोग्राफर में 12th पास चाहिए और जीडी में 10th पास चाहिए। ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन में, अदर रिक्वायरमेंट में एमटीएस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर सीएचएसएल में क्या है, टाइपिंग भी मांगी जाती है 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में। और सिलेक्शन फेज में भी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं मांगी जाती है। स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड आना ज़रूरी है, जो कि 100 वर्ड प्रति मिनट चाहिए ग्रुप सी के लिए और 80 वर्ड प्रति मिनट चाहिए ग्रुप डी के लिए, मतलब स्टेनो ग्रुप डी और स्टेनो ग्रुप सी के लिए। ठीक है। और जीडी जो है इसके लिए, एसएससी जीडी के लिए इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, फिजिकल मेजरमेंट पूरा होना चाहिए। जैसे एक 70 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल के लिए और एक 57 सेंटीमीटर हाइट चाहिए फीमेल के लिए। एज लिमिट की बात करें तो एमटीएस में एज लिमिट 18 से 25 साल, सीएचएसएल में 18 से 27 साल, सिलेक्शन फेज में 18 से 30 साल, स्टेनो में 18 से 27 साल और जीडी में 18 से 23 साल। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है सभी के अंदर। और एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है, जैसे एमटीएस में क्या होता है, सेशन 1 एंड 2 होते हैं, मतलब एक ही पेपर होता है, मतलब एक बार में उसमें क्या होता है 2 सेशन होते हैं। जैसे पहले रीजनिंग और मैथ का होता है, जैसे ही वो आप मतलब कंप्यूटर पर डन करेंगे उसके बाद में तुरंत जो है जीके और इंग्लिश का सेशन खुल जाता है। तो मतलब एक ही टीयर आप मान के चल सकते हैं इसे। सीएचएसएल में क्या होता है, टियर 1 और टियर 2 होता है। और इसमें फेज़ में क्या होता है, फेज़ में भी जो है टियर 1 होता है, मतलब एक ही इसमें स्टेज है। और स्टेनो में क्या है, स्टेनो में पहले सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद में स्किल टेस्ट होता है, जो कि मैंने आपको बताया शॉर्ट हैंड जो है, शॉर्ट हैंड की यहाँ पर जो है इसके टेस्ट कराया जाता है। और जीडी के अंदर क्या है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में ये पीईटी होगा। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और सब्जेक्ट आप देखेंगे कि एमटीएस के अंदर क्या है, इसमें सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, फिर सेशन 2 में जीके और इंग्लिश की बेसिस पर ही जो है कट ऑफ लगती है। ठीक है। उसके बाद में सीएचएसएल में जो है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर और जीके। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। सिलेक्शन फेज में मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। स्टेनो में रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इसमें मैथ नहीं आता है स्टेनो में। ठीक है, एसएससी स्टेनो में मैथ नहीं आता है। और जीडी में जो है, एसएससी जीडी में मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो एमटीएस में निगेटिव मार्किंग है, लेकिन सेशन 2 वाले में है, जिससे कि कट ऑफ बनती है, उसमें निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। सीएचएसएल में भी निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर यस यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। निगेटिव मार्किंग जो है एसएससी में सभी एग्जाम्स के अंदर निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे पोस्ट टाइप में, तो एमटीएस जो उसमें एमटीएस की पोस्ट मिलेगी, जिसे मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं, या फिर हवलदार की पोस्ट मिलेगी। ठीक है। और जो सीएचएसएल होता है उसके थ्रू एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क या जेएसए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या डीयू, डाटा एंट्री ऑपरेटर के इनकी जो पोस्ट मिलती है। और सिलेक्शन जो फेज़ है उसमें लैब अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टॉकमैन, ऐसी कई तरीके की पोस्ट निकल के आती हैं। ठीक है। और जो स्टेनो है, स्टेनो में पोस्ट जो है इसमें या तो पीए की पोस्ट मिल जाती है, पर्सनल असिस्टेंट, या फिर हम इसके लिए कह सकते हैं स्टेनो शॉर्ट में से स्टेनो ग्रेड सी। ठीक है, स्टेनो ग्रेड सी की मिल जाती है या फिर ग्रेड डी की मिल जाती है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेवल का। ठीक है, वो हम अभी यहाँ पर देखेंगे।
उसके अलावा जीडी में जो है कांस्टेबल के लिए पोस्ट मिलती है, कांस्टेबल बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में और असम राइफल्स में। पे स्केल की बात करें तो एमटीएस में जब जॉब लगती है, एमटीएस पे लगे या फिर हवलदार पर लगे तो लेवल 1 होता है ये। सीएचएसएल में जो है लेवल 2 रहता है, एलडीसी का, जेएसए का, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह का जो है इसमें लेवल 4 भी होता है, ठीक है। और जो सिलेक्शन फेज़ में है उसमें लैब अटेंडेंट, डीईओ, स्टॉकमैन, तो इसमें कई तरीके की पोस्टें होती हैं। तो लेवल 1 से लेकर 4 तक इसमें पोस्टें निकली हुई होती हैं, क्योंकि 12th क्लास से लेवल 4 तक आराम से मिल जाती हैं। और स्टेनोग्राफर में जो है लेवल 4 जो है ये रहता है स्टेनो ग्रेड डी का, और लेवल 6 जो रहता है वो रहता है स्टेनो ग्रेड सी का, ठीक है। और इसमें एसएससी जीडी में जो है कांस्टेबल का लेवल रहता है लेवल 3। और जॉब लोकेशन इसमें जो है ऑल इंडिया रहती है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने एक वैकेंसी यहाँ पर एक कवर करी एसएससी जो है ये 5 वैकेंसीज निकलता है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर कवर किया। और आपको अगर स्पेशल किसी भी वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानना है कि उसमें क्या काम होता है या फिर उसमें क्या सैलरी मिलती है, कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, A to Z चीज़, तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं स्पेशल उसी को लेकर आपका अलग एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर है रेलवे के लिए। आपने 12th किया है या फिर 10th किया, आप रेलवे में भी कई सारे ऑफर आपके लिए हैं, कई सारी वैकेंसीज निकल के आती हैं जहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब बड़े आराम से ले सकते हैं। जैसे इसमें एनटीपीसी है, आरपीएफ कांस्टेबल है, टेक्निकल ग्रेड सी है, ठीक है, और ग्रुप डी है। इनमें आप आराम से जॉब ले सकते हैं। जैसे एनटीपीसी में जो क्वालिफिकेशन चाहिए 12th क्लास चाहिए, आरपीएफ कांस्टेबल में 10th क्लास चाहिए, और टेक्निकल ग्रेड सी में चाहिए कौन सी, आईटीआई, डिप्लोमा, या फिर हम इसमें जो है 12th चाहिए साइंस से, ठीक है। 12th साइंस से इसमें अगर फिजिक्स और मैथ वगैरह है 12th में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप डी में भी 10th क्लास ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एनटीपीसी में अदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, बस कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। आरपीएफ में फिजिकल फिटनेस होता है, तो इसमें जो है फिजिकल फिटनेस मांगी जाती है, 1.65 हाइट वगैरह मांगी जाती है मेल के लिए, ठीक है। और टेक्निकल जो ग्रेड सी है उसमें टेक्निकल नॉलेज मांगी जाती है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, ऐसा कोई टेक्निकल नॉलेज, इसका एग्जाम होता है। और ग्रुप डी में जो है फिजिकल टेस्ट होता है, इसमें जिसमें लंबाई चौड़ाई तो नहीं, बस 1000 मीटर जो है कुछ वजन रखवा कर चलवाते हैं, करीब 30-35 किलो, तो वो थोड़ा फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है अदर रिक्वायरमेंट में, ठीक है। इसके अलावा एज जो है एनटीपीसी में 18 से 30 साल, आरपीएफ में 18 से 25 साल, और टेक्निकल ग्रेड सी में 18 से 30 साल, और ग्रुप डी में 18 से 33 साल, ठीक है। तो ये इसका एज लिमिट है। इसके अलावा मोड ऑफ एग्ज़ाम में तो एनटीपीसी में सिर्फ सीबीटी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये ऑनलाइन होते हैं। आरपीएफ में सीबीटी होगा, फिर फिजिकल होगा, टेक्निकल ग्रेड सी में सीबीटी होगा, और ग्रुप डी में भी सीबीटी होगा, ठीक है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होता है। एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है एनटीपीसी के अंदर जो है सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है, ठीक है, फिर स्किल टेस्ट भी होता है एनटीपीसी के अंदर। आरपीएफ के अंदर क्या होता है, पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करा लिया जाएगा। और टेक्निकल ग्रेड सी में सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर स्किल टेस्ट इसमें भी होगा। और ग्रुप डी में सीबीटी और पीईटी, जो कि मैंने आपको बताया 1000 मीटर तक कुछ जो है लोड मतलब वजन रखवा कर चलवाते हैं। अच्छा, फिर सब्जेक्ट जो आते हैं इसमें मैथ आता है, रीजनिंग आता है और जीके आता है एनटीपीसी के अंदर, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और जीके में साइंस इसमें थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। और आरपीएफ कांस्टेबल में भी सेम है सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके। और टेक्निकल ग्रेड सी में जो है मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स है, ठीक है, और कुछ टेक्निकल का भी पार्ट इसमें आता है। और ग्रुप डी में मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, ये इसके सब्जेक्ट हैं। और नेगेटिव मार्किंग जो है सभी के अंदर रहती है 1/3 की। और अगर बात करें पोस्ट की, तो एनटीपीसी के अंदर जो है टिकट क्लर्क की पोस्ट रहती है, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट रहती है, टाइम कीपर की पोस्ट रहती है, जूनियर टाइम कीपर, इस तरीके से कई सारी इसमें पोस्टें होती हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 ही लिखी हैं, ऐसी कई सारी पोस्टें होती हैं जो यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। और आरपीएफ के अंदर तो आपको पता ही है, जैसे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आरपीएफ कांस्टेबल में तो पुलिस टाइप ये जॉब रहती है, ठीक है, कांस्टेबल की पोस्ट मिलती है। और टेक्निकल जो होता है एएलपी चीज़ अब अलग है, क्योंकि एएलपी में सिर्फ 12th अब नहीं मांगते, तो टेक्नीशियन की पोस्ट इसमें मिल जाती है, ठीक है, टेक्निकल ग्रेड सी में। और इसके अलावा जो ग्रुप डी है उसमें ग्रुप डी में हेल्पर, पोर्टर,
ट्रैक मेंटेनर, इस तरीके की पोस्टें इसमें होती हैं। ठीक है, पे स्केल की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी में अगर आप फॉर्म डालते हैं जो कि 12th लेवल से है, इसमें आप लेवल 2 या 3 जिसकी जो पोस्टें हैं ये लेवल 2 या 3 में से इनमें से मतलब बटा हुआ था, कोई लेवल 3 की है या कोई लेवल 2 की भी है। और आरपीएफ कांस्टेबल जो है वो लेवल 3 की है। और ये जो टेक्निकल ग्रेड सी है ये वाली हम अभी देखेंगे। और ये जो ग्रुप डी वाली पोस्ट जो है ये लेवल 1 की है। ठीक है, और इसके अलावा फॉर्म की बात करें, सभी के ऑनलाइन फॉर्म होते हैं और उनकी जॉब लोकेशन भी ऑल इंडिया रहती है। इसका जो लेवल होता है क्या होता है, लेवल 2 होता है इसका। ठीक है, रेलवे टेक्निकल ग्रेड 3 का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, रेलवे हमने यहाँ पर कवर कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये है जॉब नंबर 3। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नंबर 3 है। ये क्या है, ये है पुलिस कांस्टेबल। यहाँ पर क्या कवर किया है, यूपी पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए। अगर आप किसी अन्य स्टेट में रहते हैं तो आप वो यूपी को हटाकर आप उस स्टेट का नाम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, आप देखेंगे कि क्वालिफिकेशन यूपी पुलिस में भी 12th क्लास है कांस्टेबल के लिए। ठीक है, ये कांस्टेबल के लिए है स्पेशल, ये मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, ये पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, यूपी पुलिस में 12th मांगा है कांस्टेबल के लिए और दिल्ली पुलिस में भी कांस्टेबल के लिए 12th ही मांगा जाता है। ठीक है, अदर रिक्वायरमेंट में तो फिजिकल टेस्ट होता है, इसमें भी फिजिकल टेस्ट होता है, बट इसमें डीएल चाहिए। एलएमवी जो होता है, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जो होता है वो चाहिए होता है मेल के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए चाहिए होता है, ये ज़रूरी है ये। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो यूपी पुलिस में 18 से 22 साल और दिल्ली पुलिस में 18 से 25 साल। ठीक है, यूपी पुलिस में 18 से 22 साल ही है, बट इस साल कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन नॉर्मली जो है 18 से 22 साल होती है। मोड ऑफ एग्जाम जो होता है ऑफलाइन होता है यूपी पुलिस में कांस्टेबल का, और दिल्ली पुलिस में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एग्जाम पैटर्न जो है एमसीक्यू टाइप ही रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, और सब्जेक्ट जो हैं यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, और दिल्ली पुलिस में क्या पूछे जाते हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग जो रहती है इसमें कांस्टेबल में 0.5 की रहती है और दिल्ली पुलिस में 0.25 की रहती है। पोस्ट जो है कांस्टेबल की है, स्टेट पुलिस है। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है जो दिल्ली पुलिस जो है। और पे स्केल जो है दोनों का सेम ही है, लेवल 3 की जॉब है ये। ठीक है, लेवल 3 से मतलब है, जैसे कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, जैसे जो भी जॉब होती हैं वो लेवल वाइज बटी हुई होती हैं। ठीक है, लेवल वाइज बटी हुई होती हैं। जैसे एमटीएस जो है लेवल 1 है, एमटीएस जो है लेवल 1 है। इसी तरीके से जो एलडीसी लेवल 2 है। इसी तरीके से जो है ऐसे एएसओ जो सीरियल से रखते हैं लेवल 7 है। तो उनका उसी तरीके से बेसिक पे होता है और उनकी सैलरी जो है उसी तरीके से ज़्यादा यहाँ पर बनती है। जैसे लेवल 3 है 21,700 बेसिक पे होता है, लेवल 2 है 19,900 बेसिक पे होता है, लेवल 1 जो है 18,000 बेसिक पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे बेसिक पे होता है फिर उन पर अदर अलाउंस मिलते हैं, तो सैलरी उसी हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। ठीक है, अगर यूपी पुलिस की बात करें तो पोस्टिंग यहाँ पर हमेशा उत्तर प्रदेश में रहती है और दिल्ली पुलिस में दिल्ली में रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब नंबर 4 के बारे में। ये है बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन सी, एक आरबीआई के अंदर और दूसरा जो आपका रहेगा इसमें वो रहेगा कोऑपरेटिव बैंक के अंदर। ठीक है, तो इसमें आरबीआई और कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जॉब है। यहाँ पर आप देखिएगा आरबीआई में कौन, ऑफिस अटेंडेंट की जॉब, और कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर क्लर्क की जॉब। और भी कई सारी पोस्टें निकली हुई हैं अभी, जैसे यूपी कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसियाँ आई हुई हैं, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। और इसमें जो है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में 10th क्लास, और जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें 12th क्लास लेवल पर जूनियर क्लर्क की भी वैकेंसी है। और भी कई सारी वैकेंसियाँ हैं जहाँ आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अदर रिक्वायरमेंट में इसमें आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में कुछ भी नहीं मांगा जाता है, लेकिन जूनियर क्लर्क कोऑपरेटिव बैंक में CCC। ठीक है, एज लिमिट जो है इसमें आरबीआई में है 18 से 25 साल और कोऑपरेटिव में 18 से 30 साल। ठीक है, दोनों में जो है सीबीटी होता है, लेकिन ऑफिस अटेंडेंट में डायरेक्ट एक सीबीटी होता है, और कोऑपरेटिव बैंक में जो है प्रीलिम्स और मेंस का भी कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, 2 एग्जाम होंगे इसमें। एग्जाम पैटर्न जो है 120 क्वेश्चन होंगे आरबीआई ऑफिस जो अटेंडेंट है, और 90 मिनट मिलेंगे। और कोऑपरेटिव बैंक में जो है प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन, मेन्स में 200 क्वेश्चन, इस तरीके का है इसमें। ठीक है, और सब्जेक्ट जो हैं देखिएगा रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक में क्या है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चीज़ अभी, और फिर कोऑपरेटिव नॉलेज भी उसमें होनी चाहिए। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में नहीं है, बट जूनियर क्लर्क जो है कोऑपरेटिव बैंक में इसमें 0.25 की है। पोस्ट टाइप ऑफिस अटेंडेंट है तो सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में कार्य करना पड़ता है इसमें आरबीआई में, और जूनियर क्लर्क की पोस्ट इसमें रहेगी कोऑपरेटिव बैंक में। ठीक है, जो कि डेस्क जॉब है, एक बढ़िया जॉब है। और इनका पे स्केल जो है बैंकों का थोड़ा अलग रहता है,
तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो यहाँ पर पे स्केल 10,940 है। इस पर कई सारे अनाउंस वगैरह भी मिलते हैं। करीब करीब 42,000 रुपये की करीब ग्रॉस सैलरी मिलती है इसमें। तो ये यहाँ पर जो है ये रहेगा ये रहेगा यहाँ पर एक सेकंड 24,250 रहेगा इसका। और इसमें जो है अप्रॉक्स जो 43,000 के करीब पैसे अमाउंट मिलता है। और इसका जूनियर क्लर्क का जो 17,900 ही रहता है। इसमें कुछ अनाउंस वगैरह मिलकर आराम से 32-33 हज़ार रुपये तक करीब पड़ जाते हैं। और फॉर्म जो ऑनलाइन ही दोनों का भरा जाता है। और लेकिन जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट है ये ऑल इंडिया जॉब है, तो कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बट कोऑपरेटिव बैंक जो होती हैं तो इनमें स्टेट गवर्नमेंट का जो है टोटल मतलब जो कम्प्लीटली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। तो इन स्टेट्स में जिस भी स्टेट्स में ये जो है निकलती हैं, जैसे यूपी कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसी निकली हुई है तो ये यूपी इन स्टेट्स में ही रहेगा। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग जो है स्टेट के अंदर ही रहेगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5वें नंबर पर आती है पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक के बारे में। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो और आसान है, क्योंकि आपने अगर 10th भी किया है तो भी आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 12th की भी आवश्यकता नहीं है। और आपने 10th किया है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें अदर रिक्वायरमेंट ये है कि लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज और साइकिलिंग वगैरह आपको आनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, जो कि सभी के लिए आती है। और एज लिमिट 18 से 40 साल है। और लेकिन इसमें कोई पेपर नहीं होता है। ठीक है, ये जो 10th के आपके मार्क्स जो हैं इन्हीं के आधार पर ऑन मेरिट इसमें जो है लिस्ट लग जाती है, मेरिट लिस्ट, उसी के आधार पर इसमें नंबर आता है। ठीक है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे अदर जो कि 10th में आपकी परसेंट है उस हिसाब से मेरिट लिस्ट लगती है। ठीक है, पेपर होता नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और पोस्ट जो होती हैं इसमें एक तो होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो नेट करीब जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 19,000 के करीब इसमें जो है सैलरी पड़ जाती है, क्योंकि लोकल में ही आपके गांव में या आसपास के किसी गांव में जो है पोस्टिंग आपकी इसमें हो जाती है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। रूरल एरियाज मोस्टली विद इन योर स्टेट्स, मतलब आपके स्टेट्स में या आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाती है। तो बहुत आराम से आप जो है ये जॉब एक बढ़िया जॉब भी है जो नज़दीक जॉब करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर के बारे में। 6 है आईवी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10th और 12th के बेसिस पर कुछ जॉबें आती हैं, वो आप देखिएगा। IVMTS सिक्योरिटी असिस्टेंट और SA मोटर ट्रांसपोर्ट, मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इन सभी में जो है आप देख रहे होंगे कि क्वालिफिकेशन जो है इन सभी में सिर्फ 10th क्लास मांगी गई है तीनों के अंदर। ठीक है, अदर रिक्वायरमेंट में IVMTS में जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जिस स्टेट के आप हों उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट में नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की, ये मांगा जाता है। और ये सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट में LMB लाइट मोटर व्हीकल मांगा जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। मात्र एक मैंने ये जॉब्स में शामिल की है जिसमें जो एक्सपीरियंस वाली है। अगर किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो ये भी अप्लाई कर सकता है, बस मैंने इसमें बस काउंट कर लिया है। हालांकि नहीं है तो आप इन दोनों जॉबों को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये LMB जो ड्राइविंग लाइसेंस लड़कों के पास उनके लिए है। उसके अलावा एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 25 जो है IVMTS में, 18 से 27 सिक्योरिटी असिस्टेंट में, 18 से 27 ये भी सिक्योरिटी असिस्टेंट में। और इन सभी में जो है Tier 1 और Tier 2 होते हैं। ठीक है, Tier 1 Tier 2 इसमें होता है। Tier 1 जो होता है ये 100 MCQ होते हैं। और Tier 2 में जो होता है वो मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, IVMTS के अंदर सिक्योरिटी असिस्टेंट में आप देखेंगे कि Tier 1 में जो होता है MCQ होता है 100, और फिर Tier 2 में डिस्क्रिप्टिव होता है, और फिर एक इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट में क्या है 100 MCQ का Tier 1, और फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट ये लोग लेते हैं। अच्छा, फिर जो एग्ज़ाम जो होता है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ठीक है, ये सभी में ये रहते हैं एक जैसे। बट ये जो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट है इसमें कुछ टेक्निकल पार्ट भी ड्राइविंग का पूछ लिया जाता है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग सेम है 1.4 की, और फिर ग्रुप C की ये पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा IVMTS आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो है लेवल 1 की पोस्ट है, और सिक्योरिटी असिस्टेंट लेवल 3 की पोस्ट है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि IV के अंदर जो है जिन भी लोगों की जॉब लगती है उनको 20% स्पेशल अलाउंस मिलता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा MTS बनता है SSC के अंदर, तो SSC के अंदर उसे जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी करीब, मान के चलिए करीब 34,000 रुपये मिल जाएगी। ठीक है, 34,000 रुपये मिल जाएगी उसे एग्जाम्पल। लेकिन जो MTS बनता है IV के अंदर जो बंदा MTS बनेगा जो भी, उसके लिए 20% ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ठीक है, 20% उसके लिए ज़्यादा सैलरी मिलेगी। मतलब यहाँ पर कितना,
यहाँ पर जो मिलेगी 3600 रुपये ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर, मतलब करीब करीब जो 3600 रुपये का डिफरेंस इसमें रहेगा, क्योंकि इन्हें 20% स्पेशल अलाउंसेस के रूप में मिलता है आईवी के अंदर। और जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया रहती है, तो ये इसमें एक फ़ायदा है, 20% स्पेशल अलाउंसेस आईवी के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद ये जॉब नंबर 6 है, ठीक है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जॉब नंबर 7 के बारे में, ठीक है। 7वां ऑप्शन कौन सा है का हर साल, प्रत्येक साल दोस्तों, हर साल केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में, इन सभी में काफ़ी सारी वैकेंसी निकल रही हैं और रेगुलर बेसिस पर इनमें जो वैकेंसी आ रही हैं, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत आसान है, कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा जाता। इसमें आप देखिए जैसे जेएससी केवीएस में, मतलब इन सभी में पोस्ट जो रहेगी वो जेएससी की रहेगी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यहाँ बोलते हैं, और ये लेवल 2 की पोस्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन तीनों के अंदर 12th क्लास मांगी गई है, ठीक है। तीनों जो है केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं तीनों स्कूल, ठीक है। केंद्र सरकार मतलब ये स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। अच्छा, अदर रिक्वायरमेंट में क्या मांगा जाता है, तो टाइपिंग मांगी जाती है 35 वर्ड प्रति मिनट तीनों के अंदर, ठीक है। एज लिमिट जो है इसमें 18 से 27 साल है, और EMRS में 18 से 30 साल है। अच्छा, एक चीज़ और, ये 35 पर मिनट जो है इंग्लिश में मांगी जाती है, और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट ये मांगते हैं, ठीक है। और मोड ऑफ एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम इसका होता है, और इसमें सिंपल है, एक CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप फिर फाइनल मेरिट लगती है और DV वगैरह होता है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट जो है GK, रीजनिंग, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि हम केंद्रीय विद्यालय की भी बात कर रहे हैं, GK आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगा एंड हिंदी भी आएगी, और कंप्यूटर और मैथ आएगा। लेकिन जो नवोदय विद्यालय और EMRS जो है उनमें आपको GK, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ और इंग्लिश और हिंदी में से एक आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप EMRS में GK, रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ तो आएगा ही, पर ये आप इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इसमें जो 0.25 की है, KV में नहीं है, ठीक है। पोस्ट टाइप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब है ये। पे स्केल की बात करें तो ये जो है लेवल 2 की जॉब है, जैसा कि मैंने बताया, और ऑल इंडिया आपको पोस्टिंग यहाँ पर कहीं भी दी जा सकती है। लेकिन अगर आप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल जो स्कूल होते हैं, क्योंकि स्पेशल ट्राइब्स के लिए बनाए गए हैं, तो आपको ट्राइबल एरियाज़ में भी रहना पड़ सकता है। ट्राइबल एरियाज़ में ये स्कूल बने हुए होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इनमें बढ़िया तरीके से हॉस्टल वगैरह सारे बने हुए होते हैं, आपके लिए क्वार्टर्स वगैरह बने हुए होते हैं जो भी जॉब करते हैं, तो सारे कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी सुविधाएं इनमें स्कूलों में होती हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, हर साल इसमें वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है। अब देखते हैं 8 नंबर पर है स्टेनोग्राफर EPFO, ठीक है। EPFO के अंदर कई सारी जॉब जो है निकलती हैं, ठीक है। और बहुत बढ़िया ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इसमें स्टेनोग्राफर में जिनको स्टेनोग्राफी आती है, जो कि शॉर्ट हैंड जानते हैं, उनके लिए ये जॉब बेस्ट होती है। 12th क्लासेस में मांगा जाता है, और 18 से 27 साल एज, CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और एक फिर स्किल टेस्ट, मतलब ये शॉर्ट हैंड की स्किल टेस्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, रीजनिंग, GK और इंग्लिश इसमें आती है, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, और लेवल 4 का इसमें पोस्ट मिलती है, जो कि स्टेनोग्राफर की, और ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये भी ऑल इंडिया है, ठीक है। तो इसमें भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि ये भी साल या 2 साल में ये जॉब आती है करीब, ठीक है। और उसके बाद जो है 9th नंबर पर देखिएगा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आप जिस भी स्टेट्स से रिलेटेड हो, आप उस स्टेट्स के अपने कोर्ट को, या फिर कहीं और भी आप जहां फॉर्म अप्लाई करना चाहें, और सुप्रीम कोर्ट के लिए इन सब में जॉब आती हैं, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट में कौन सी आती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में जूनियर क्लर्क की पोस्ट निकलती है, और फिर स्टेनोग्राफर की पोस्टें निकलती हैं, और इसके अलावा जूनियर कोर्ट अटेंडेंट की सुप्रीम कोर्ट में पोस्ट निकलती है, ठीक है, जो कि अभी निकली हुई थी कुछ समय पहले, 25 में निकली थी जनवरी में, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके की जॉब्स निकलती रहती हैं 2 साल के लगभग डिस्टेंस में, तो इनको भी आप निगाह बना कर रखिएगा, और इन पर बहुत अच्छा मतलब जो है इनका भी बढ़िया, मतलब सिलेबस थोड़ा सा सेट है इसमें, सही है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से अगर आप तैयारी करें तो इन्हें ले सकते हैं। अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, तो देखिएगा तीनों जॉब आप देखेंगे, जूनियर क्लर्क की हो, या स्टेनोग्राफर हो, या फिर जूनियर कोर्ट अटेंडेंट की हो, इन सभी में 12th क्लास ही मांगा गया है, ठीक है। और जूनियर क्लर्क में जो है टाइपिंग, स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड की, जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के लिए जो है कुकिंग, ड्राइविंग, या फिर कोई और भी एक्सेट्रा कोई भी चीज़ हो सकती है इसमें, कई तरीके की इसमें जो
कई सारी ट्रेड इसमें निकलती है ट्रेड में। अच्छा, एज लिमिट जो 18 से 27 साल है तीनों के अंदर। जूनियर क्लर्क में CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डायरेक्ट टाइपिंग होगी, फिर DV वगैरह ये रहता है इसका। स्टेनोग्राफर में CBT होता है, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है, और उसके बाद में फिर DV वगैरह। जूनियर कोर्ट अटेंडेंट में भी रिटन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि मैथ आता है सब्जेक्ट, रीजनिंग, GK, इंग्लिश। इसमें जूनियर क्लर्क में आप देख रहे हैं, और स्टेनोग्राफर में रीजनिंग, GK, इंग्लिश, और कोर्ट अटेंडेंट में GK, मैथ और इंग्लिश आता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जूनियर कोर्ट अटेंडेंट में क्या होता है, CBT भी होता है, उसके बाद ये रिटन एग्जाम भी लेते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड रहता है, ठीक है। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप C की पोस्ट है। लेवल जूनियर क्लर्क जो है ये लेवल 2 का रहता है, कई स्टेट्स में लेवल 4 का भी रहता है इसमें, ठीक है। और स्टेनोग्राफर में लेवल 4, और जूनियर कोर्ट अटेंडेंट लेवल 3 की पोस्ट है ये, ठीक है। और अगर जूनियर क्लर्क का आप किसी अपने स्टेट से हैं तो आप रेस्पेक्टिव जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट में आपकी पोस्टिंग रह सकती है। स्टेनोग्राफर में भी सेम है, ठीक है। अगर आप कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर फॉर्म फिल कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आपके जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में ही पोस्टिंग रहेगी दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट को इसमें देखते हैं। फिर है आखिरी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज में हर साल निकलती हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसमें ध्यान नहीं देते। 10th नंबर पर है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड में कई सारी वैकेंसी निकलती हैं, और ये एक परमानेंट जॉब है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा ये 4 साल की जॉब है, ये तो ये एक परमानेंट जॉब है इंडियन कोस्ट गार्ड में। और क्वालिफिकेशन इसमें जो है देखिएगा, पहले इसमें 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नाविक GD मतलब जनरल ड्यूटी के लिए, और नाविक DV मतलब डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, ठीक है। तो जनरल ड्यूटी के लिए नाविक GD के लिए जो है 12th क्लास, और DV के लिए 10th क्लास क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और अदर रिक्वायरमेंट में जैसे कि आप जानते हैं फिजिकली फिटनेस मैंडेटरी होता है इसमें, तो फिजिकली फिट होने चाहिए। और कुछ इसमें रिक्वायरमेंट भी होती है फिजिकली, हालांकि ज़्यादा हाइट वगैरह नहीं, 157 मेल के लिए मांगते हैं, ठीक है, 157 मेल के लिए। तो इस तरीके से है इसमें। और एज लिमिट 18 से 22। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक स्टेज 1 होता है, CBT स्टेज 1, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें, जिसमें 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 सेशन 2, ऑब्जेक्टिव टाइप ये होते हैं, ठीक है। और GD के अंदर तो सेशन 1 सेशन 2 है, बट ये DV जो है डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर, इसमें सिर्फ सेशन 1 होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, फिजिक्स GD में, और DV में जो है मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस और इंग्लिश। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और पोस्ट टाइप जो है एक सेलर के रूप में एंट्री आपकी इसमें होती है, ठीक है। और पे स्केल जो है लेवल 3 की ये पोस्ट है, ठीक है। 21,700 इसके बेसिक पे होता है। और जॉब लोकेशन जो है आपकी कोस्टल एरियाज जो होते हैं, शिप्स हैं या फिर शोर स्टेशन है, वहाँ पर आपकी जो है पोस्टिंग यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो पोस्टिंग आपको पता ही है जैसे कि कोस्टल एरियाज़ में ही रहेगी इसकी पोस्टिंग। तो ये भी बहुत बढ़िया जॉब है, जिसमें कि आप कंटिन्यूटी जॉब 60 ईयर्स तक कर सकते हैं लगातार जॉब। और इसकी भी जॉब कई सारी इसमें निकलती हैं। तो हमने यहाँ पर 10 गवर्नमेंट जॉब मतलब 10 सेक्टर के बारे में बात की, जिसमें कई सारी पोस्टों के लिए वैकेंसी निकलती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप अगर किसी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं, कोई सी भी जॉब के अंदर किसी भी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।